हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 आज का टॉपिक हो जाएगा प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। तो इस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और यहाँ हम 6 to 10 तक की साइंस का एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो आज का पार्ट हो जाएगा, आज पार्ट 5 है। हमने पार्ट 4 करवा दिया, इसके प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में हर एक टॉपिक कवर हो रहे हैं। यहाँ हम टॉपिक बोल रहे हैं, जबकि ये एक एक चैप्टर कवर हो रहा है आपका, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जहाँ साइंस पूछी जाएगी वहाँ 6 to 10 या 6 to 12 तक की साइंस अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न पर विचार कीजिए। यानी 1 नंबर पे अपवर्तक, फिर परावर्तक, विवर्तन दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? तो केवल 2। क्या होना राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण होता है? तो परावर्तन के कारण होता है। तीसरा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या? तो यानी कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तब हम मनुष्य को देख सकते हैं। और जिससे प्रकाश निकलते उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? दीप्त। और जिसमें प्रकाश नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त कहेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? कांच, शीशा, पानी। पारदर्शी क्या होता है? जो इस पार से उस पार को देख सके, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। पारभासी किसे कहते हैं? तो कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं पर साफ नहीं दिखाई देता, तो क्या हो जाएगा? पारभासी। और दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। तो आप दीप्त का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या हो जाता है? तो छाया बनती है। अपारदर्शी मतलब जैसे कि ये टॉर्च है और टॉर्च से प्रकाश जा रही है और बीच में कोई दीवार आ गई, है ना, तो ये क्या बन जाएगी? दीवार किस पर? छाया बन जाएगी। आगे देखेंगे हम कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है? तो काला हो जाता है। पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो तेल लगा हुआ कागज क्या किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये पारभासी का उदाहरण हो जाएगा। छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सूर्य को देखने और दीप्त वस्तु के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। यानी कि अगर हम क्या कहेंगे, ये हो गई क्या? ये है सूर्य, उसके बाद ये हो गई पृथ्वी हो गई। अब इसके बीच में ये चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा को हम एम लिख रहे हैं, इसको एस लिख दिए और पृथ्वी को ई कर दिए। तो अब समझ में आ गया ना? तो ये स्थिति किसकी हो जाएगी? ये स्थिति हो जाएगी सूर्य ग्रहण की। और इसका सूर्य नहीं हिलेगा और इन दोनों को आगे पीछे कर देंगे, यानी कि बीच में पृथ्वी आ जाएगी और चंद्रमा जो है पृथ्वी की जगह चले जाएगा, तो क्या आप लगेगा? चंद्र ग्रहण। तो चलिए हम देखेंगे, देखिए स्थान यहाँ दिया गया है। वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है, तो अपारदर्शी। यानी अपारदर्शी वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु में से अब प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा वस्तु है, अदीप्त है। देखिए अब क्या चंद्रमा में प्रकाश होता है या नहीं होता है? आपको तो चंद्रमा चमकता दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश स्वयं का नहीं है, इसलिए वो क्या है? अदीप्त है। लेकिन सूर्य दीप्त है, ये बात ध्यान रखना। प्रकाश में गति करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। यानी प्रकाश सरल, यानी प्रकाश ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा, एकदम सीधे जैसे भी आएगा वो सीधी रेखा में आएगा। तो प्रकाश कैसे गति करेगा? तो सरल रेखा में। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो उसे हम उससे छाया का आकार बढ़ता है। अदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो वस्तु उत्सर्जित नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना, उसे हम परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का कोण होता है, तो परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से।
कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। एक अवतल दर्पण में वस्तु या बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो आभासी, काल्पनिक और बड़ा। तो ये तीनों चीजें आप लोग याद कर लीजिए, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी बोलो या काल्पनिक, सीधा और आवधित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होता है, यानी कि दर्पण के ध्रुव और उनके फोकस के बीच में। जैसा कि आज हमने ऑफलाइन में बताया गया था, आज प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया था। आगे देखेंगे हम कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है काल्पनिक और सीधा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। भूलिएगा नहीं, प्रकाश का परावर्तन कब कहना है, प्रकाश का अपवर्तन, कंफ्यूज नहीं होना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की किस किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब और की ओर मुड़ जाती है, तब वह किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ये काम होता है। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्त है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण परावर्तन से हमें कैसे प्रतिबिंबित प्राप्त होता है? तो स्पष्ट। दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी है? तो जुगनू, सूर्य, तारे, ये कैसे हैं? दीप्त। आप लोग उदाहरण देख लीजिए कि दीप्त जो है कौन कौन से हैं। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते? तो उल्टा। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे हम क्या? पारभासी। देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो जब स्पष्ट नहीं देख पाएंगे तो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। प्रकाश में संचारित होता है तो सीधी रेखा में, जबकि बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें हम अदीप्त कहते हैं, और जो उत्पन्न करती है उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं। आज इस टॉपिक से प्रकाश से 52 क्वेश्चन होंगे, तो जो कि आपको 52 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं याद हो रहा नोट्स बनाइए। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है कहते हैं चमकदार वस्तुएं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो प्रकाशित घनत्व द्वारा। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वायुमंडल के। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तक दर्पण के ध्रुव, यानी ध्रुव को हम P से डिनोट करेंगे, यानी पोल, ध्रुव के बीच रखे भीम के प्रतिबिंब के प्रकृति क्या होगी? तो आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। आगे देखेंगे एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे हम कि 47 नंबर प्रश्न था तो कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। प्रकाश की एक पुंज की ध्रुव में तैरते कोणों से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो टिंडल प्रभाव कहेंगे। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो इसे हम नियमित कहेंगे। क्या कहेंगे? तो क्या होगा फ्रेंड्स? नियमित होगा। क्या हो जाएगा? नियमित। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज ये 6th क्लास का लास्ट हो जाएगा। यहाँ हम 3 टॉपिक और कवर करेंगे कि विद्युत धारा तथा परिपथ, फिर चुंबक द्वारा मनोरंजन, हमारे चार ओर वायु। तो हमारे चारे नहीं है, चारों ओर वायु। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ सही कर लीजिए। हमारे चारों ओर वायु के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ भी टोटल इस टॉपिक पर 52 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको याद करने होंगे। तो आज 52 + 52 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा रुक रुक कर देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर देखनी है। और इसके बाद से हम 7th क्लास कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत बल्ब में होता है तो फिलामेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन। बल्ब दीप्त कैसे होता है? तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये होता है। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? तो तंतु। क्या? तंतु। स्विच क्या होता है? तो सरल युक्ति है। विद्युत रोधक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधक। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, ये गलन बिंदु पर। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। याद रखिए, गैल्वेनोमीटर। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? तो लाइव तार में। किस में? लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य। क्या होगा? शून्य। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। किसी विद्युत परिपथ को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस श्रेणी क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति का निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि ये गैस अभी बताई नहीं गई, अभी हम नेक्स्ट प्रश्न पर बताएंगे। विद्युत परिपथ का लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा। 16 नंबर है कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होता है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत धारा की दिशा विद्युत शेल में कैसी होती है? तो क्या होगा यहाँ? प्लस, यानी कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। विद्युत खांभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है? तो मानव खोपड़ी और दो अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हड्डी। यानी कि जो आप लोग डायंजर देखते नहीं है, वैसा मानव कंकाल और दो हड्डी ऐसे करके हड्डियां बनी रहती हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, संयोजक तार किसकी बनी होती है? तो तांबे की। संयोजक तार किससे बनेगा? तो तांबे से। विद्युत बल्ब में तंतु किसके बीच लगा होता है? तो दो मोटे तारों के बीच में। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के बीच में जाता है ना, तो उसको जो है उसी के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पहला पॉइंट जो है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है? तो फिलामेंट होता है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो खतरा। जैसे कि ये क्या प्रदर्शित करेगा? तो खतरे को। क्या करेगा? खतरे को। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है? तो स्विच कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्विच कहलाएगी। हम आगे देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न हो गया है। 23 नंबर तक देखेंगे आपसे कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। मैग्नेटाइट क्या है? प्राकृतिक चुंबक। कंपास क्या है? तो दिशा सूचक। कंपास तो सब लोग जानते हैं, ये हम 8th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पर होगा कंपास के बारे में। क्योंकि जब आप जानते हैं कि नाविक लोग चलते हैं तो उन्होंने पहले कंपास बनाया था, जिससे हम उत्तर 2 दिशा के बारे में जान सकते हैं, यानी कि नॉर्थ, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, इसके बारे में जान सकते हैं किससे? कंपास से। तो ये दिशा सूचक हो गया। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है तो उत्तर दक्षिण दिशा, जैसे कि मैंने ये बताया था। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो दोनों सिरों पर, यानी एक सिरा ये और एक सिरा ये।
प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते हैं? तो धागे से लटकाकर। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव के मध्य होता है तो आकर्षण। चुंबक के किस भाग में आकर्षक शक्ति अधिक होती है? तो सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशिया में। कहाँ पाया जाएगा? तो मैग्नीशिया में। चिपकू या स्टोकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? स्टिकर तो लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर में। आगे देखेंगे कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हम पौधों को क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मनुष्यों को क्या जरूरत है? जीवों को ऑक्सीजन। तो एक दूसरे के बिना ये लोग नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की गैस क्या हो जाएगी? प्राणदायिनी गैस हो जाएगी। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे? कि वायु एक पदार्थ है। क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? तो वायु में जलवाष्प। क्या होना? वायु में जलवाष्प। 45 नंबर प्रश्न है कि एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आप अपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में किस गैस की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी ज़्यादा होने के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आप लोग बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और पानी का सूत्र भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कि किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? तो धूल कण नृत्य करते। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से करते हैं? तो जल में घुली हुई वायु से। कहाँ से? जल में घुली हुई वायु से। देखिए, जल में भी ऑक्सीजन होता है और वायु में भी ऑक्सीजन होता है। और आप लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है कि जल तथा मिट्टी में होती है क्या? वायु। किरण पुंज क्या है? तो पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप लोग मात्रा बताइए कि नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरता है? तो 4/5 भाग। एक गैस रंगहीन गंध रहित हवा से भरी और आग बुझाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? ये आग को बुझा देती है। और आग को जलाने में किसकी मदद लगती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? आग को जला सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो कि पौधे क्या कर देते हैं? उसका उत्सर्जन कर देते हैं। वायु का एक बड़ा भाग यानी जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव में। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो विद्युन्मय तार में। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? तो सीसा और टीन से। किससे बना होता है? सीसा और टीन से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।